बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं हर्षिता और आज मैं फिर से बायोलॉजी से रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूं उसके एनालिसिस के साथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल इज़। जो हमारी कोशिकाएं होती है उसका नियंत्रण केंद्र क्या होता है, यह सवाल है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे कहते हैं। ये तो हमारा, अगर हम इसे कॉमन सेंस से देखें तो ये जो वर्ड है उसी से हमारा हो जा रहा है कि केंद्र मतलब केंद्रक, ठीक है। केंद्रक जो होगा, न्यूक्लियस जो होगा, वही उसका कंट्रोल सेंटर होता है, उसको नियंत्रण करने वाला पूरे सेल को। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होता है। और क्या, अगर हम इसे देखें, इसमें क्या साइटोप्लाज्म के बारे में या कोशिका द्रव्य, तो ये द्रव्य से ये क्लियर हो रहा है कि ये किसी कुछ फ्लूइड जैसा कुछ होगा। तो सेल को भरने वाला जो सब्सटेंस होता है ये कुछ जेल जैसा, फ्लूइड जैसा कुछ होता है साइटोप्लाज्म, जो कि केमिकल रिएक्शन कुछ भी होता है तो उसका एक मीडियम के तौर पे काम करता है। ये होता है साइटोप्लाज्म। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब जो वृक्षों का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, उसे का ये सेंटर माना जाता है, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके। और अगर ये देखें हम सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो इंटरनल और आउटसाइड जो होता है एनवायरनमेंट सेल के बाहर का, उसको सेपरेट करता है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन का आंसर वो क्या हो गया, न्यूक्लियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। मतलब कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वायरल रोग नहीं है, जो वायरस से नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ये है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो बैक्टीरिया से होता है, वो वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से होता है। बाकी ये तीनों जो है वो वायरल है, ठीक है, तीनों वायरल डिजीज़। तो इसका आंसर हमारा हो गया लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। ओके, जो कि, और अगर फिर ठीक है, इसका हो गया हमारा आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन है, द वेनम ऑफ द कोबरा एफेक्ट्स। मतलब अगर जो कोबरा सांप होता है उसका जहर जो है वो कहाँ प्रभावित करता है, किस सिस्टम में, वो हमें आंसर बताना है। तो क्या है, पाचन तंत्र, संचार प्रणाली, तंत्रिका तंत्र या श्वसन प्रणाली। तो अगर हम देखें तो ये जो किसी भी चीज़ का टॉक्सिक जहर होता है वो कहाँ पे फैलता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे फैलता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र में जाके वो फैलता है और उसी से पैरालाइसिस हो सकता है। ये जहर फैलने से पैरालाइसिस या फिर वो मर भी सकता है, ठीक है। तो वो इफेक्ट किसको करता है, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, इन सिकल सेल अनीमिया देयर इज़ अ डिफॉर्मिटी इन। मतलब जो हमारी सिकल सेल दात्र कोशिका है, सिकल सेल अनीमिया जो होता है वो किस विकृति, मतलब किसको अफेक्ट करता है, वो किस चीज़ की डिफॉर्मिटी होता है, यह सवाल है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा क्या, रेड ब्लड सेल्स। अब पहले ये समझते हैं कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। सिकल मतलब होता है क्या, अगर ये सिकल इंग्लिश का वर्ड है, इस प्रकार का एक कचिया या हंसिया, इसे कुछ हिंदी में कहते हैं। तो ये सिकल टाइप जो है, जिससे घास वगैरह काटी जाती है, तो इस प्रकार का जो है ना वो सेल बन जाता है ऐसा।
और ये जो ब्लड फ्लो होता है इसको ये ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है और रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। ठीक है, आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगती है। तो इसके कारण जो होता है वो खून का जो होता है अच्छे से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि अनीमिया होता है। इसी को कहते हैं हम लोग सिकल सेल अनीमिया या दात्र कोशिका अनीमिया। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल्स को डिफॉर्मिटी में होता है। 5वां क्वेश्चन है, गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर या घेंघा वाली जो बीमारी होती है जिससे गला जो फूल जाता है बहुत अधिक, वो किसके कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन गलत टाइप हो गया, आयोडीन है ये। ठीक है, आयोडीन होगा इसका आंसर। और ये क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा वो इन्फ्लेमेशन मतलब फूल जाता है, थायराइड ग्लैंड का फूलना ही गोइटर कहलाता है। और ये आयोडीन किस में पाया जाता है? सॉल्ट, नमक में कहते हैं। और सी फूड जो समुद्री भोजन होते हैं उससे उन सब चीज़ों में आयोडीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो गोइटर किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। EEG का प्रयोग किस चीज़ की किस रोग का प्रयोग मतलब निदान करने में प्रयोग किया जाता है? क्या चीज़ को देखने में? तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा ब्रेन या हमारा मस्तिष्क को अगर हमारे कुछ उसमें प्रॉब्लम है। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, तो ये है क्या होता है, ये कुछ हमारे स्कैल्प में, हमारे सर पे ये इलेक्ट्रोड्स या बिजली का कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कुछ कनेक्ट करके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि अगर ब्रेन में कुछ ट्यूमर्स है, स्लीप डिसऑर्डर है सोने में, या कुछ भी अगर हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे डायग्नोसिस करने में ये उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क। अब 7वां क्वेश्चन है, जेनस एडिस इज अ वेक्टर ऑफ। जेनस एडिस मतलब वंश एडिस। एडिस जो मच्छर बोलते हैं ना, फीमेल एडिस, ये तो सबको पता होगा। इसका आंसर है मलेरिया। तो फीमेल एडिस या जेनस एडिस मतलब वंश एडिस जो होता है वो क्या एक किसका संवाहक है? वो अपने क्या लेकर के आता है? वो मॉस्क्यूटो जो होता है, एडिस मॉस्क्यूटो, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, वो इंजेक्ट करता है हमारे ब्लड में और उससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमारा मलेरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म विच डिस्क्राइब्स द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जो शुक्राणु और अंडे या डिम के समेकन का वर्णन करने वाला शब्द क्या है? ठीक है, तो अगर हम इसमें सारे ये जो ऑप्शन दिए हैं उसको समझें तो जो डुप्लीकेशन या द्विगुणन है, इसमें क्या होता है? सेम तरह की कॉपीज़ होती है, जीन की कॉपी की जाती है किसी भी, यह ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, वो होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल, क्या नए संतान को जन्म देना इस रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रजनन, ये सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और क्या, और जो उसके बाद ओव्यूलेशन है वो क्या? वो अंडे मतलब जो डिम्बोत्सर्जन है वो क्या जो अंडे का या डिम्ब का उत्सर्जन होता है ओवरी से, वो उससे को कहलाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, और लास्टली जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं? ये जो शुक्राणु और अंडे मतलब स्पर्म एंड एग का जो फ्यूज़न होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर वो डेवलप होता है गैमेट्स, ये हुआ, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, उसके बाद फिर वो न्यू बॉर्न बेबी में वो डेवलप करता है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है। ओके, तो इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन बिलोंग्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है? तो अगर ऑप्शंस देखें तो ये जो थाइमस है वो किससे होता है? वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो इम्यून सिस्टम का है। फिर हार्ट है, क्या
हार्ट होता है या दिल होता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। स्टमक तो हो गया डाइजेस्टिव, ओके, डाइजेस्टिव। और ये जो ट्रेकिया या श्वास नली होती है वो होता है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। तो ट्रेकिया इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो इसका आंसर हो गया श्वास नाली या ट्रेकिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, ठीक है। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलें तो ये दो तरह का होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो केंद्रीय मतलब नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किस किस पार्ट का होता है? इसमें क्या होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसका पार्ट होता है। और अगर हम ये पीएनएस मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो इसमें क्या होता है? इसमें नर्व्स होते हैं जो इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो क्वेश्चन है हमारा कि सीएनएस का पार्ट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो इसमें दोनों हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइजोजाइम इज एंटी माइक्रोबियल सेक्रीशन ऑफ। तो लाइजोजाइम जो होता है वो क्या किस चीज़ का वो स्राव है, मतलब वो क्या एंटी माइक्रोबियल प्रतिसूक्ष्मजीवी वो स्राव क्या है, किस चीज़ का सिक्रीशन है। तो क्या होता है वो लाइजोजाइम को अगर हम समझें तो ये एक नेचुरल एंजाइम होता है, ठीक है। लाइजोजाइम हमारा क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि नेचुरल होता है और ये क्या डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आंसू, लार और दूध मतलब ह्यूमन बीइंग के इन सब चीज़ों में वो लाइजोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और ये एक तरह से जैसे सलाइवा मतलब लाल में अगर ये एंजाइम है तो वो अगर जो एसिड प्रोड्यूस होता है माउथ में उसको थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम में करके उसको नलीफाई करता है, ओके, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएगा हमारा आंसर, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैक्ड बाय ल्यूकेमिया, ठीक है। जो ल्यूकेमिया बीमारी है जिसको कि रक्त हम लोग कह सकते हैं रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर भी, वो किस जगह को या किस ऑर्गन को हार्म करता है, किसको अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो जो क्या होता है वो किसी भी बोन का सेंटर होता है। और ये जो ल्यूकेमिया बीमारी होती है वो क्या किसी बॉडी की एबिलिटी को मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या किसी इन्फेक्शन को हम लोग जब फाइट करते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको धीरे धीरे करके पूरी तरह से कम कर देता है और इसी तरह से कैंसर बढ़ते जाता है और ये जो खून बनना ही एक तरह से बंद हो जाता है, इसे ही ल्यूकेमिया कहते हैं। और ये बहुत बुरी तरह से बोन मैरो या अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट पेयर्स अमॉन्ग द बिलो 3, ठीक है। इन जो 3 ये दिए हुए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है वो हमें समझना है, ठीक है। तो क्या है ये दिया हुआ है विटामिन का, ये विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन। हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी होता है बीमारी, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है। लेकिन ये जो है स्टेरिलिटी मतलब होता है जिसमें कि लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी मतलब कि जिसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ना हो उसे हम लोग स्टेरिलिटी कहते हैं। जैसे अगर हम इसे हिंदी की भाषा में कहें तो इसको बांझपन कह सकते हैं। तो जो वो स्टेरिलिटी होता है वो किसकी कमी की वजह से होता है? वो विटामिन के नहीं, विटामिन ई की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और विटामिन के की वजह से क्या होता है? ब्लड कोआगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉट में
प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड क्लॉट, या इसको हम कह सकते हैं नो ब्लड क्लॉट, ठीक है। और अगर हम स्टेरिलिटी या बांझपन की बात करें तो क्या ये विटामिन के नहीं, विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। तो ये दोनों पेयर तो हमारा सही है, ये वाला गलत है, तो इसके हिसाब से हमारा केवल 1 और 2 उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो हमारे किसी भी मनुष्य, किसी भी जानवर, किसी ऑर्गेनिज्म में जो भी पाए जाता है हमारा, मतलब एक सीक्वेंस, जैसे हम कहते हैं कि ये जुड़ करके वो बना, तो ये सीक्वेंस है सेल्स टिश्यू का कि कौन सा सही है, किस ऑर्डर में बढ़ता है, मतलब जीवों में पाए जाने वाला संगठन का जो होता है ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई हम कहते हैं सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो कोशिका होती है वो एक सबसे छोटी यूनिट मानी जा सकती है। इसमें ऑर्गेनल्स भी होता है, लेकिन यहाँ कोशिका की बात हम कर रहे हैं, तो जो कोशिका वो फंक्शनल यूनिट, वो सबसे एक यूनिट होता है जो एक बेस फॉर्म करता है। उसके बाद होता है टिश्यू, उत्तक, फिर वो मिल कर के बनता है अंग, उसके कुछ अंग बन के मिलते हैं, अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद एक ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने ही बॉडी को लेते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल को लेते हैं, तो हमारा सेल हो गया सबसे छोटा पार्ट, उसके बाद हमारी जो उत्तक है, टिश्यूज़ है, उसके बाद अगर हम अंग में ले लें तो अगर हम लेते हैं अगर ब्रेन को, ठीक है, या फिर अगर हम हार्ट को लेते हैं, दिल को लेते हैं, वो अंग हो गया। फिर अगर हम अंग प्रणाली में जाएंगे तो मिल करके वो कुछ अंग मिल करके, जैसे ब्रेन है, फिर उसमें प्लेटलेट्स वगैरह है, नर्व्स है, ये सब मिल करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। फिर मतलब तो वो हो गया ऑर्गन सिस्टम में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें स्टमक वगैरह उसके पार्ट बनते हैं, वो ऑर्गन होते हैं। उसके बाद जा कर के हम लोग बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे कि श्वसन प्रणाली होती है, फिर और जैसे कि पाचन प्रणाली, तो सब कुछ मिल कर के एक व्यक्ति का निर्माण होता है। तो ये है सही स्तर, मतलब संगठन का स्तर का क्रम, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा डी। लास्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन। मतलब वृद्धि हार्मोन जो होता है वो किस ग्रंथि में का उत्पादन से होता है, मतलब कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ये होता है ब्रेन में पाया जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो उसमें ये होता है जो कि वृद्धि हार्मोन का काम करता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शंस और देखें तो एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग कह सकते हैं रश हार्मोन भी कहते हैं, या ये अगर हम लोग ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, जब हम लोग थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब ये एड्रिनल ग्लैंड से वो सिक्रेट करता है अपना हार्मोन, ठीक है। और अगर जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि हम लोग अगर नॉर्मली दौड़ रहे हैं तो वो हमारी स्पीड जैसी नॉर्मल होगी, और अगर हम देख लें, अगर हमें कुत्तों से डर लगता है, अगर वो पीछे दौड़ा है तो हमारी स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है उस समय जो, और हम कुछ अजीब सा फील होता है, वो जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। उसको इसलिए स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास कहाँ, वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है पैनक्रियास, जो कि कहाँ पाया जाता है, वो अगर हम देखें तो बिहाइंड, मतलब पेट के पीछे, बिहाइंड स्टमक हो गया, ये पैनक्रियास पाया जाता है। और ये कुछ ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये सब जो फूड डाइजेशन में हेल्प करने वाला प्रोड्यूस करता है, ओके। और अगर थायराइड ग्लैंड का करें तो ये थायरॉक्सिन, जैसे हम इसको T3 T4 भी बोलते हैं इसके हार्मोन्स को, तो ये इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और अगर ये पूछा गया ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, तो इसका आंसर क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको और क्या बोला जाता है, सोमाटोट्रोपिक
सोमाटोट्रोपिन। ओके, सोमाटोट्रोपिन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ी बहुत जो त्रुटियां रह जाती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग।